आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं बेटा। लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ प्रेफरेंशियल इशू किया। सेबी गाइडलाइंस ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हम कर रहे थे। तो आज मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के इन गाइडलाइंस के ऊपर एग्ज़ाम का सीएस एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आगे क्लासेस में बेटा क्वेश्चंस ज़्यादा डिस्कस होंगे। कंटेंट हमारा जो हमने किया है उसके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो जो जो कंटेंट आपको करवाया है आप उसकी रिवीजन करते जाएंगे और साथ में मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको उनकी रिवीजन करवाता चाहूँगा। जब प्रेफरेंशियल इशू होता है तो उसकी प्राइसिंग किस प्राइस पर प्रेफरेंशियल इशू करना है, तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, आप ध्यान दीजिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये करवाए थे। या तो शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है। आप नोट्स निकाल लेंगे बेटा, लास्ट सेशन के नोट्स आपके पास होंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के नोट्स आपके पास होंगे, आप उन नोट्स को निकाल लेंगे। और जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के क्वेश्चन में आपने ये देखना है, क्वेश्चन को पढ़कर ये समझना है कि शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या नहीं है। ये क्वेश्चन को कई बार तो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपका काम आसान है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्वेश्चन के फैक्ट्स को पढ़कर ये आपको सुनिश्चित करना है कि शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। जहां शेयर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है वहां आप बुक वैल्यू को आप बेस बनाएंगे। शेयर की बुक वैल्यू क्या है, कंपेरेबल ट्रेडिंग को आप बेस बनाएंगे, यानी सेम कंपनीज के शेयर्स किस रेट पे बिक रहे हैं। जो कंपनी जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी सीमेंट बेचती है, उसकी इतनी कैपिटल है, लगभग जो दूसरी कंपनीज भी इसी एरिया में सीमेंट बेचती हैं और लगभग सेम कैपिटल है, तो उनके शेयर की कीमत क्या चल रही है। तो कंपेरेबल ट्रेडिंग। ठीक है, मल्टीपल्स एंड अदर पैरामीटर्स, तो और भी पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो ये वाले मेथड यूज़ करेंगे, और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो आप कैसे उनको प्राइस डिटरमाइन करोगे। ठीक है बेटा, अगर देखो क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया हो, वीकली हाई दिया हो, वीकली लो दिया हो, 26 वीक्स का भी दिया हो, 2 वीक्स का भी दिया हो, तो इस बात को पढ़कर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर हम ये समझ जाएंगे कि शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। देखो इसमें दिया है कि अगर प्राइसिंग ऑफ फॉर प्रेफरेंशियल इशू, आप स्क्रीन पे देखिए, अगर शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं, शेयर्स अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं, तो इस बात का हमें कैसे पता चलेगा। मैंने कहा इस बात का आपको दो तरीके से पता चलेगा, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर पता चलेगा या क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है फिर तो कोई भी बात नहीं है, फिर तो आपने जो भी पूछा है फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे होगी वो हम रेगुलेशन 76 में लिख देंगे। और अगर एक इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो भी रेगुलेशन का हम वो पार्ट लिख देंगे कि उन प्राइसेस की वैल्यूएशन, उन शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर एवरेज ऑफ 26 वीक्स एंड 2 वीक्स दिया है तो हमारा काम आसान है, हमारा काम बहुत आसान है, हम अ, समझ जाएंगे कि शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। सीएस एग्जाम का दिसंबर 2013 का सवाल है। आइए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। पहले तो आपके लिए नोट्स में भी आपके पास दिया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऐश्वर्या लिमिटेड प्रपोज टू इशू 10 lakh share warrants to its promoters. Share warrants give an option to buy shares at a predetermined price, यानी predetermined price, वारंट्स दिए हैं, अपफ्रंट वारंट्स दिए हैं, और प्राइस भी प्री डिटरमाइंड है कि जब आप वारंट्स को शेयर में कन्वर्ट करोगे तो इस रेट पे शेयर्स मिलेंगे आपको। अब आपको करना क्या है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग शेयर प्राइसेस डाटा, आइडेंटिफाई द प्राइसेस एट विच शेयर वारंट शुड बी इशूड। आपने वो प्राइस डिटरमाइन करना है
कि जिस पर शेयर वारंट इशू किया जा सकता है। एंड ये हमें कुछ प्राइसेस दिए हैं। क्लोजिंग प्राइस इन द मार्केट ऑन द रिलेवेंट डेट, रिलेवेंट डेट पर क्लोजिंग प्राइस क्या है, ₹340। एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस 354 एंड 2 वीक्स एवरेज दे रखा है हमें 350। साथ में आप अपने जो नोट्स हैं रेगुलेशन 76 आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, तो इसको पढ़कर, इस क्वेश्चन को पढ़कर तो ये हमें लगता है कि शेयर्स आर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड, क्योंकि 26 यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ उसने 6 मंथ्स यूज़ कर लिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करे तो 6 मंथ्स बोल लो या 26 वीक्स बोल लो, एक ही बात है ना। रेगुलेशन 76 में पढ़ोगे तो वहाँ आप देखो, नोट्स में आपके पास नोट्स होंगे इसके, तो वहाँ 6 मंथ्स वर्ड यूज़ नहीं किया, वहाँ 26 वीक्स वर्ड यूज़ किया। और 6 मंथ्स में कितने वीक होते हैं, 26 वीक्स। तो इन छोटी छोटी बातों से आपने, ठीक है, बीट नहीं होना। ये छोटी छोटी बातों से ही फोकस करोगे बेटा, तो ही आप देखो एग्जाम में तो कितनी बारीकियों से क्वेश्चन आते हैं। अब उसने क्या करा, अब जिस बच्चे ने 26 वीक्स किया होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने तो 26 वीक्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो 6 मंथ्स दिया हुआ है। भाई थोड़ा सोचने की बात है, 26 वीक्स को आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो 6 मंथ्स ही आएंगे ना। आइए इसका आंसर हम देखेंगे कि कैसे इसका आंसर किया। गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रेफरेंशियल इशू विच इज रेगुलेटेड बाय आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009। तो आंसर क्या है हमारा, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम 26 वीक के प्राइस को लेंगे और 2 वीक के प्राइस को लेंगे, ठीक है बेटा। प्राइसिंग ऑफ द इशू, एज पर डेटा गिवन इट इज क्लियर दैट द इक्विटी शेयर्स ऑफ द एश्योरिया लिमिटेड, दैट इज कंपनी, इज लिस्टेड फॉर 26 वीक्स और मोर, so the prices of the share warrant or preferential issue shall be not less than the higher of the following. Average of the weekly 354 दिया है, और 2 weeks average of the weekly high and low of the closing prices of the related shares quoted on the stock exchange during the 26 weeks preceding the relevant date is 354. 26 weeks बोल लो या 6 months बोल लो, एक ही बात है। और average of the weekly high and low of the closing prices of the related shares quoted on the stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date is 350. So the price of the warrant shall not be less than 350 per share warrant. ठीक है बेटा, देखो आसान क्वेश्चन था। लैंग्वेज मुश्किल है, सिर्फ जिस बच्चे को लैंग्वेज आसान लगने लग जाएगी, जो बच्चा लैंग्वेज से डर जाएगा वो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। देखो 5 नंबर का सवाल है और कितना आसान सवाल, और देखने में लगता है कि पता नहीं क्या है ये, लेकिन आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पेशेंस से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस होकर पढ़ेंगे, तो आपको सक्सेस बेटा मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। आप देखिए बेटा कि सिर्फ हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत थी। तो पहले तो आप फोकस तभी कर पाएंगे जब कंटेंट रिच होंगे आप, ठीक है। कंटेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ट्राई करने का बेनिफिट तभी मिलेगा आपको जब आपने रेगुलेशंस अच्छे से पढ़े हैं। अगर रेगुलेशंस अच्छे से नहीं पढ़े तो बेटा फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जिस जिस चैप्टर के मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा, मैंने ये एग्जांपल दिया कि किस तरह से हम क्लास में क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने का फ़ायदा तभी है बेटा जब आपका सेक्शंस और रेगुलेशंस अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब हम अपने उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे बेटा, और आगे हम देखेंगे कि हमने आज क्या करना है क्लास में। आगे हम फर्दर करेंगे। और आज के नोट्स क्या हैं बेटा, आज के नोट्स आपके पास हैं। हम सेबी रेगुलेशंस गाइडलाइन फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करेंगे, QIP करेंगे, रेगुलेशंस 80 to 91 हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए QIP, लास्ट क्लास में हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हैं। Under QIP system, a company listed on stock exchange having nationwide trading terminals can issue shares on convertible securities or convertible securities. Securities are placed with qualified institutional buyers on private placement basis. तो securities किसको दी जाती हैं QIP में? QIP में shares QIB को दिए जाते हैं, यानी qualified institutional placement में shares qualified institutional buyers को दिए जाते हैं। इस बात को इस तरह से समझिए कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नाम क्यों है इसका, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर दिए जाते हैं, इसीलिए इन गाइडलाइंस का नाम है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट।
Who can issue securities? Issuer company should comply with the following conditions to issue securities under the QIP scheme. कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, बहुत ध्यान से पढ़नी है और लर्न करनी है कि कौन सी कंपनी QIP अलॉटमेंट लेकर आ सकती है। QIP में क्या होगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर दिए जाएंगे। तो कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। अब इसमें से दोनों बातों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि क्या कंपनी किसी ऐसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जो जिसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। अगर नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिस्टेड नहीं है और नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिस्टेड है तो फिर आपने ये चेक करना है कि 1 ईयर हुआ है या नहीं हुआ है। It must be complying with the prescribed minimum public shareholding specified under Security Contract Regulation Act Rules 1957 बेटा। Security Contract Regulation Act Rules 1957, ठीक है, 1956 का एक्ट है और एक्ट के अंदर 1957 के रूल्स हैं, तो उन रूल्स को पूरा करना है, यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इशू लेकर आएंगे और प्रमोटर्स को शेयर देंगे तो प्रमोटर का शेयर बढ़ जाएगा, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप कितने इस कैटेगरी में इशू कर सकते हैं वो ये डिपेंड करता है कि आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है। यानी आप इशू लेकर आ सकते हैं, आप प्रेफरेंशियल इशू लेकर आइए, QIP लेकर आइए, आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में QIP को शेयर दे दीजिए, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर QIP में शेयर्स बढ़ाएंगे तो आपको कोरस्पॉन्डिंग आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग भी चेक करनी होगी। अगर आप QIP में आप शेयर्स बढ़ाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि इशू के 3 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट प्रमोटर के पास रहता है, एक पार्ट पब्लिक के पास रहता है और दूसरे पार्ट में हम रिजर्व कैटेगरीज के लोगों के लिए शेयर्स देते हैं और तीसरे पार्ट में हम रिजर्वेशन कर सकते हैं डिफरेंट पर्सनस के लिए। तो यहाँ हम अगर QIP को शेयर दे रहे हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें पब्लिक शेयर होल्डिंग को ध्यान में रखना है। सिक्योरिटीज शुड बी ऑफ द सेम क्लास एज दैट ऑफ द विच आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी नए टाइप के शेयर्स आपने इशू नहीं करने, जो शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं आपने उन्हीं शेयर्स को उन्हीं तरह के उसी टाइप के शेयर्स को यहाँ इशू करना है। Approval of shareholder by way of special resolution under section 62 of the Companies Act 2013 has been obtained. Resolution is valid for 12 months. यानी सेक्शन 62 के अंदर आपने शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है कि आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम लेकर आना चाहते हैं, और जो रिजोल्यूशन पास होगा सेक्शन 62 के अंदर, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तो उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स तक रहेगी। एग्रीगेट ऑफ प्रपोज प्लेसमेंट शैल नॉट एक्सीड 5 times द नेटवर्थ ऑफ द इशूअर एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। और आप टोटल कितने शेयर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट प्रपोज प्लेसमेंट ये मैक्सिमम शेयर आप इशू कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप केवल उतने ही शेयर इशू कर पाएंगे जितना आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का आपको ध्यान रखना है, यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो रही है तो यू कैन इशू दैट मच ऑफ शेयर्स, ठीक है, जिससे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग डिस्टर्ब ना हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सब्सिक्वेंट QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अलॉटमेंट शुड बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द अर्लियर QIP। अगर आप एक बार QIP लेकर आए तो आपको 6 months का इंतजार करना पड़ेगा दूसरी QIP लेकर आने का। अब QIP में कौन कौन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये बात सीखने की है। हु कैन बी इन्वेस्टर्स? ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैन बी इन्वेस्टर्स। QIP में सिर्फ QIB इन्वेस्टर हो सकते हैं। हाउएवर QIB which is a promoter or any person related to the promoter cannot invest in the issue। ये आपने ध्यान रखना। वो QIB प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में देखो प्रमोटर को जा रहा था शेयर्स, आपने ध्यान रखना है बेटा। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज में कंपैरिजन जब आप करेंगे तो ध्यान रखना है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्रमोटर को शेयर जा सकता था, लेकिन यहाँ पे शेयर्स हम QIB को देंगे। और कौन से QIB को देंगे? QIB विच इज अ प्रमोटर। अगर कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंपनी का इशूअर का प्रमोटर भी है, या फिर और एनी पर्सन रिलेटेड टू द प्रमोटर कैन नॉट इन्वेस्ट इन द इशू। QIB प्रमोटर का रिलेटिव है या प्रमोटर से रिलेटेड पार्टी है तो भी वो
QIP में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इट मे बी नोटेड दैट अ पर्सन हैविंग राइट्स अंडर शेयर होल्डर्स, अब ध्यान से बेटा इन लाइनों को पढ़ेंगे। It may be noted that a person having rights under shareholders agreement or veto rights or right to appoint nominee directors will be deemed as related parties promoter। अगर किसी पर्सन के पास, ठीक है बेटा, इट मे बी नोटेड दैट अ पर्सन हैविंग राइट्स अंडर शेयर होल्डर, एक पर्सन है जो जिसके पास राइट्स है अंडर शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वीटो राइट है, उसके पास वीटो राइट है या फिर उसके पास नॉमिनी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट है, तो उस पर्सन को हम रिलेटेड टू प्रोमोटर्स मान लेंगे। यानी किसी शेयर होल्डर एग्रीमेंट के चलते अगर किसी शेयर होल्डर के पास वीटो राइट है, वीटो राइट का क्या होता है बेटा, अगर वो ना कर दे, जिस आदमी के पास वीटो राइट होता है वो ना कर दे, तो वो बिजनेस आप ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम सब शेयर होल्डर्स हैं और मेरे पास वीटो राइट है और आप सब मिलकर किसी पर्सन को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं और मैं कहूँगा हाँ तो बन जाएगा, अगर मैंने ना कर दिया तो वो काम नहीं हो पाएगा, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। तो वीटो राइट का मतलब क्या होता है कि जिस पर्सन के पास किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी रेजोल्यूशन को रोकने की पावर होती है तो उसे वीटो राइट कहा जाता है। अगर किसी पर्सन के पास वीटो राइट है या किसी पर्सन के पास नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट है तो ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सन प्रमोटर से रिलेटेड है और वो फिर QIB की कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर सकता। हाउएवर, लेकिन वेयर अ QIB हैज एक्वायर्ड शेयर्स these rights as a lender, it will not deemed as a related promoter। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है वो कंपनी का लेंडर है, यानी कंपनी का क्रेडिटर है, उसने कंपनी को हैवी फंडिंग कर रखी है, उसने कंपनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन दे रखा है और लोन में ये एग्रीमेंट है कि वो QIB इशूअर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कि वो QIB अगर ये कैपेसिटी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने की कैपेसिटी किस तरह से है, ये बात आपने ध्यान से सुननी है, बहुत गौर करके मेरी बात बेटा सुनो। अगर किसी QIB के पास नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है, ठीक है, पहले सुनिश्चित करो कि पावर है, हाँ जी पावर है, तो वो पावर किस वजह से है, उस पावर की वजह क्या है। उस पावर की दो वजह हो सकती हैं, या तो वो QIB शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के चलते उसे स्पेशल पावर दी गई है, या तो वो QIB क्रेडिटर है और क्रेडिटर के चलते उसे वो पावर दी है। अगर वो शेयर होल्डर के चलते उसके पास पावर है तो उसे प्रमोटर का रिलेटेड मान लेंगे, और अगर उसके पास वो पावर क्रेडिटर के चलते है तो प्रमोटर का रिलेटेड नहीं माना जाएगा। अगर प्रमोटर से रिलेटेड नहीं माना जाएगा तो QIP में उसे अलॉटमेंट हो सकती है। अगर वो प्रमोटर का रिलेटिव माना गया तो फिर उसे QIP में अलॉटमेंट नहीं होगी, आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसे पढ़कर समझ में आ जाएगा। कोई भी आपके पास डाउट है आप अपने डाउट को मेरे पास भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा। देखो कोई भी पॉइंट समझ में, मेरा सिलेबस देखो बहुत बड़ा है और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन ना करूँ तो बेटा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ मैं रीजनेबल डेप्थ पर मैं डिस्कस करूँगा और फिर अजम्पशन लूँगा कि आपको समझ में बातें आ रही हैं। जहाँ नहीं आ रही समझ में वहाँ आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप कर देंगे, सर देखो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर ये मेरा काम है बेटा, आपका काम ख़त्म है। अगर आपने क्लास अटेंड करी है, आपने पढ़ा है, पढ़ने की कोशिश करी है, फोकस करके समझने की भी कोशिश करी है, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर वो मेरा काम है उसे आपके डाउट को दूर करना। लेकिन मैं आपके डाउट को, आपकी हेल्प तभी कर पाऊँगा, तभी आपके डाउट को रिजॉल्व कर पाऊँगा जब आप मुझसे अपना डाउट पूछोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना डाउट पूछोगे तो एवरेज मेरा रिस्पॉन्ड टाइम 4 आवर्स है। मैं 4 आवर्स के अंदर एवरेज, कई बारी लेट भी हो जाता हूँ बेटा, कई बारी थोड़ा सा बिजी होता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नहीं बहुत बिजी होता हूँ बेटा, तो कई बारी फ्री होता हूँ, तो अगर मैं फ्री हूँ तो इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा, और अगर मैं बिजी हूँ तो कई केसेस में एक दिन, मैक्सिमम एक दिन लगेगा आपको। लेकिन अगर एवरेज मेरा आप पूछोगे डाउट्स तो आप अपने आप कहोगे सर आपका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 4 आवर्स है, डाउट के पूछते ही 4 घंटे के अंदर मैं उसे रिजॉल्व कर देता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं कि हु कैन बी इन्वेस्टर इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स।
ठीक है, ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैन इन्वेस्ट। सेकंड पॉइंट को बहुत सिंपल मैं रखूंगा बेटा, वो क्यूआईबी जो प्रमोटर से रिलेटेड है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और क्यूआईबी से रिलेटेड तब माना जाएगा, ठीक है, प्रमोटर से रिलेटेड जब माना जाएगा जब उसके पास वीटो पावर हो या उसके पास नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो। अब ये पावर दो ही वजह से आ सकती है, या तो वो क्यूआईबी क्रेडिटर है या तो वो क्यूआईबी शेयर होल्डर है। अगर वो क्यूआईबी क्रेडिटर है, अगर वो क्यूआईबी क्रेडिटर है फिर उसे हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। अगर वो क्यूआईबी शेयर होल्डर है फिर उसे हम रिलेटेड पार्टी मान लेंगे, और वो इस टाइप के इशू में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। Minimum 10% of the security shall be issued to the mutual funds. However, if the mutual funds are not ready to take aforesaid securities, then the same can be issued to QIB. और qualified institutional buyer में आपने 10% शेयर्स म्यूचुअल फंड्स को देने हैं, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड अगर रेडी नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरे QIBs को दे सकते हैं जो म्यूचुअल फंड नहीं है। If the issue size is up to rupees 250 crore, then there should be no then there should be minimum 2 allottees. If the issue size is more than rupees 250 crore, then there should be minimum 5 allottees. ये बात आपने ध्यान रखनी है। A single allotee can't be issued more than 50% of the issue size. एक QIB को आप 50% से ज़्यादा इशू साइज नहीं ऑफर कर सकते। फॉर दिस पर्पस ऑल QIBs बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल अलॉटी। ठीक है बेटा, अगर एक ही ग्रुप के QIBs हैं, यानी एक ही ग्रुप, वो आप आपस में सब ग्रुप कंपनीज हैं, तो उन्हें सिंगल पार्टी मान लिया जाएगा। एप्लीकेशन इन QIP शुड नॉट विड्रॉ देयर बिड आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। ठीक है, एप्लीकेंट इन QIP शुड नॉट विड्रॉ देयर बिड आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। इशू क्लोज होने के बाद QIP में अपनी बिड रिवाइज नहीं कर सकता, अपनी बिड वापस नहीं ले सकता। फिर हम देखेंगे प्राइसिंग ऑफ इशू, कि आपने किस तरह से किन प्राइसेस पर आपने उन्हें शेयर्स देने हैं। आइए एक बारी मैं दोबारा से इन सब कंडीशंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो हु कैन बी इन्वेस्टर हमने क्या देखा बेटा, आइए एक बार ये सारी हम इस पे एक बार सारी QIP को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। शाबाश बेटा। शाबाश। आप देखिए, सबसे पहले एक बारी हम दोबारा से इन रेगुलेशंस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या चीज़ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हु कैन इशू सिक्योरिटीज, इशूअर कंपनी शुड कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस टू इशू सिक्योरिटीज अंडर द QIP स्कीम। QIP स्कीम करने के में शेयर्स इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है कि 1 साल की लिस्टिंग होनी चाहिए, और लिस्टिंग भी कहाँ होनी चाहिए, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल पर लिस्टिंग होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी, इट मस्ट बी कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग स्पेसिफाइड अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रूल्स 1957। ठीक है, यानी आप इस स्कीम में शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी कंडीशन हमने क्या देखी, सिक्योरिटी शुड बी ऑफ द सेम क्लास एज दैट ऑफ विच आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी आपने नई तरह के शेयर्स इशू नहीं करने। जिस तरह के इशू, इक्विटी शेयर्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स भी डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं। यानी आपने सेम क्लास ऑफ शेयर्स, बिल्कुल डिट्टो सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, नई तरह के शेयर्स इशू नहीं करने। अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन ऑब्टेन्ड। रेजोल्यूशन जो आप पास करेंगे सेक्शन 62 के अंदर, द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन ऑब्टेन्ड। रेजोल्यूशन जो है वो वैलिडिटी उसकी रहेगी 12 मंथ्स की। Aggregate of proposed placement shall not exceed 5 times the net worth of the issuer as per the last audited balance sheet. जो एग्रीगेट होगा proposed placement shall not exceed 5 times the net worth of the issuer as per the last audited balance sheet. लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि आपका जो इशू साइज है वो द एग्रीगेट ऑफ द प्रपोज प्लेसमेंट, यानी जो प्रपोज प्लेसमेंट आप करने जा रहे हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नेटवर्थ के 5 गुना के, 5 times the net worth of the issuer as per the last audited balance sheet. But once again that is subject to, आपने ध्यान में रखना है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग डिस्टर्ब ना हो। Subsequent
QIP allotment should be made after expiry of 6 months from the earlier QIP। तो ये हमने सब कंडीशंस देखी। आप में से कोई किसी भी कंडीशन पर कोई भी डाउट है, आप मुझे बस अपना डाउट एक बार भेजो, फिर मैं देखो कैसे उसे क्लियर कर देता हूँ। हु कैन बी इन्वेस्टर्स, कौन इसमें इन्वेस्टर्स हो सकते हैं? ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैन बी इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब QIB रिलेटेड नहीं होना चाहिए प्रमोटर के। प्रमोटर अगर QIB है, QIB अगर प्रमोटर है, ध्यान से सुनो, QIB अगर प्रमोटर है तो उसको इस स्कीम में इसको शेयर्स नहीं मिल सकते। अगर QIB प्रमोटर से रिलेटेड है तो भी उसे नहीं मिल सकते। ये बाकी हमने बात में पढ़ी कि मिनिमम 10% ऑफ सिक्योरिटी शैल बी इशूड टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है बेटा, अगर म्यूचुअल फंड रेडी नहीं है तो वो सिक्योरिटीज दूसरे QIB को भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटी, आपने देखा कि अगर इशू साइज 250 करोड़ तक है तो आप मिनिमम 2 अलॉटीज आपके पास होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। इफ द इशू साइज इज मोर देन ₹250 करोड़ देन देयर शुड बी मिनिमम 5 अलॉटीज, ज़्यादा हो सकते हैं। A single allotee can't be issued more than 50% of the issue size। आप एक सिंगल allotee को इशू साइज का 50% से ज़्यादा अलॉट नहीं कर पाएंगे। आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है। For this purpose all QIBs belonging to the same group will be considered as single allotee। अगर डिफरेंट QIBs ने अप्लाई किया है और वो जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनको सिंगल अलॉटी कंसिडर किया जाएगा, उनको अलग अलग अलॉटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट इन QIP शुड नॉट विड्रॉ देयर बिड आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। तो इशू क्लोज हो जाने के बाद वो अपनी बिड को रिवोक नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। प्राइसिंग ऑफ द इशू, ध्यान से सुनना है बात आपने। द इशू ऑफ शेयर्स अंडर QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट स्कीम can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the related shares quoted on the stock exchange during 2 weeks preceding the relevant date। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो आपने पिछले 2 हफ्ते का वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी 2 वीक्स का वीकली हाई और लो का एवरेज है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस पर क्वेश्चन आया, मैंने एग्जाम क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया। इन प्राइसेस की कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएगा एग्जाम में, वो एवरेज प्राइस आपको देगा और आपको सिर्फ याद रखना है कि कितने वीक्स की लेनी है, 2 वीक्स की लेनी है, 26 वीक्स की लेनी है, ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट इसमें देखेंगे, इशूअर में ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द प्राइस कैलकुलेटेड एज अबव इफ अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज ऑब्टेन्ड। इशूअर 5% तक डिस्काउंट दे सकता है जो भी प्राइस ऊपर आएगा, लेकिन उससे पहले शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रिलेवेंट डेट का मतलब क्या है? डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन विच द बोर्ड डिसाइड्स टू ओपन द प्रपोज्ड इशू। ठीक है, तो रिलेवेंट डेट का मतलब बता दिया। इशूड शुड नॉट अलॉट पार्टली पेड अप सिक्योरिटीज, तो यहाँ जो पार्टली पेड अप सिक्योरिटीज इशू नहीं होंगी, यानी फुली पेड अप शेयर्स ही इशू हो सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, the securities allotted to QIB shall not be sold for a period of 1 year from the date of allotment except on the recognized stock exchange। The securities allotted to QIB shall not be sold for 1 year, period of 1 year from the date of the allotment, ठीक है बेटा, except on a recognized stock exchange। इन गाइडलाइंस पर जहां तक एग्जामिनेशन क्वेश्चन का सवाल है, तो क्वेश्चन में एग्जाम में या तो पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपसे पूछेगा, ठीक है, या तो पूरी की पूरी गाइडलाइंस एक्सप्लेन करेगा, या उसके किसी पार्ट पर 2 ही तरह के क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस हैं। या तो सारी की सारी गाइडलाइंस आपसे पूछेगा और 8 नंबर का या 16 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 8 मार्क्स 5 मार्क्स तक क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन देगा 10 या 12 नंबर का देगा, तो पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपसे पूछेगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन पर क्वेश्चन बेस आएगा, प्राइसेस पर क्वेश्चन बेस आएगा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चन आएगा। तो आपने इन गाइडलाइंस को 2 तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट गाइडलाइंस को भी एक साथ कॉम्प्रीहेंड करना है,
और उनके इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी जानकारी आपने इंडिविजुअली बारीकी से भी आपको इसे पढ़ना है। आगे हम करेंगे सेबी रेगुलेशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, आईपीपी। पहले देखो हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, फिर हमने क्यूआईपी किया, अब हम क्या करने वाले हैं, आईपीपी। आईपीपी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, फिर इसकी कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। This method can be used only for the purpose of complying with minimum public shareholding requirement under SEBI Contract Regulation Act। SCR एक्ट कहता है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपने मेंटेन करनी है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करने के लिए अगर आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन नहीं हो पा रही तो आप इस मेथड का, इस स्कीम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को मेंटेन करेंगे, कह रहे आइदर बाय वे ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपने मेंटेन करनी है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो वो बातें आपको कुछ बताई हैं, रूल 19 ऑफ SCRA रूल मैंने आपको बताया है, और आगे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये बात डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी है, और अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन नहीं हो पा रही तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान से पढ़ेंगे, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। और दो तरीके से, आइदर बाय वे ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल और डिल्यूशन ऑफ बाय द प्रमोटर थ्रू ऑफर फॉर सेल। पब्लिक के पास शेयर कम है और प्रमोटर के पास शेयर ज़्यादा है, प्रमोटर को मिनिमम 20% मेंटेन करने हैं और वो क्या कर सकता है, उसके पास 35 है और उधर से पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग सिर्फ 18% है, तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ानी है। तो प्रमोटर क्या करेगा, अपने शेयर्स को उसके पास जो शेयर्स हैं ऑफर फॉर सेल वो पब्लिक को दे देगा। ऑफर फॉर सेल को मैंने फ्रेश इशू को और ऑफर ऑफ सेल को भी आपको ऑलरेडी समझा दिया है बहुत अच्छे से। तो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल या तो नए शेयर इशू हो सकते हैं। नए शेयर नहीं इशू करना चाहते, प्रमोटर के पास मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं, तो प्रमोटर्स भी अपने शेयर पब्लिक को डिल्यूट कर सकते हैं, पब्लिक को सेल कर सकते हैं। यूजिंग दिस मेथड पब्लिक शेयर होल्डिंग कैन बी इंक्रीज्ड। अब इस मेथड को यूज करके आप मैक्सिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, 10% तक। आप इस मेथड को यूज करके पब्लिक शेयर होल्डिंग को 10% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। यूजिंग दिस मेथड पब्लिक शेयर होल्डिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय 10%। और इसका मतलब ये है कि ये मेथड यूज करने के बाद भी आप पब्लिक शेयर होल्डिंग अप टू लिमिट नहीं कर पाए, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर आपके पार्ट पर, इशूअर के पार्ट पर, आपके पार्ट मतलब इशूअर के पार्ट पर फिर डिफॉल्ट होगा। तो ये कंडीशन है बेटा। इशू साइज की जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो कंडीशन है, उसे कंप्लायंस करना ही होगा, ठीक है। बिना उसके कंप्लायंस के आप काम नहीं कर सकते। तो ये आपको इंश्योर करना है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग रहे, क्योंकि लॉजिक क्या है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के पास शेयर्स नहीं होंगे तो शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आएगा, शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग कम होगी तो लिक्विडिटी कम होगी। जो इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग नहीं होगी तो जो इन्वेस्टर्स शेयर खरीदेंगे वो जब चाहे उन शेयर्स को बेच नहीं पाएंगे। आपके पास कोई एसेट है, आप उसे कब बेच सकेंगे, जब खरीदार होगा। खरीदार नहीं होगा तो आप अपने एसेट्स को लेके घूमे जाओ। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास लैंड है, आप कहते हो मेरी लैंड 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन 1 करोड़ रुपए देने वाला कोई है ही नहीं, तो आप किसको बेचोगे, ठीक है। तो आपकी वो एसेट किसी काम की नहीं है। जब आपको पैसे की जरूरत थी और आप पैसा उस एसेट को यूज़ करके, उस एसेट को बेच के आप पैसा नहीं यूज़ कर पाए, फिर वो एसेट किस काम की। हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे पास इतना सोना है, चांदी है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत है और तब आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाए तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए बेटा यही हाल उन शेयर्स का है कि आपके पास शेयर्स तो हैं, आप शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आप उन शेयर्स को बेच नहीं पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे, क्योंकि मार्केट में उन शेयर्स को लेने वाला ही कोई नहीं है। मार्केट में ज़्यादा लोग शेयर लेने वाले हों
इस चीज़ के लिए इंश्योर ये किया सेबी ने कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को मेंटेन करना है, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को मेंटेन करने के लिए ये SCRA रूल्स, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट रूल्स 1957 बनाए गए हैं। अगर उसमें उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी कम हो गई है, तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाने की किसी वजह से आपने फर्दर शेयर इशू किए, तो फर्दर शेयर इशू करने की वजह से कम हो गई, या और किसी कारण से पब्लिक शेयर होल्डिंग आपकी कम हो गई, तो जिस भी कारण से पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हुई है, उस पब्लिक शेयर होल्डिंग को आप वापस बढ़ा सकते हो। आप इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम लेकर आ सकते हो, लेकिन ये याद रहे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप मैक्सिमम 10% तक शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस की क्या कंडीशंस हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए, किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा इशूअर को, तो वो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम लेकर आ सकता है। आइए, एप्लीकेबिलिटी के पढ़ने के बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इन कंडीशंस को। आप एक ही कंडीशन को ध्यान से हम देखेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे इन्हें और अच्छे से लर्न करेंगे। शाबाश। कंडीशंस में देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 62 फॉर इशू ऑफ शेयर्स इन प्रेफरेंशियल मैनर टू इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है बेटा, तो प्रेफरेंशियल इशू और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको बेटा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 62 फॉर इशू ऑफ शेयर्स इन प्रेफरेंशियल मैनर टू इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग को के पर्पस के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जाए, तो उसे इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम कहेंगे। ध्यान से सुन लीजिए बेटा ये बात, दिस इज द डिफरेंट गाइडलाइंस फ्रॉम प्रेफरेंशियल इशू। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इनकी शर्तों का, कि जहां पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करने के लिए प्रेफरेंशियल इशू किया जाए, तो उसे IPP प्रोग्राम कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो सेक्शन 62 पहली शर्त ये है कि सेक्शन 62 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 62 के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देयर शुड बी सिमल्टेनियस फाइलिंग ऑफ द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद सेबी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड विद सेबी। ठीक है बेटा, तो इसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है आपने, ये पॉइंट ऑलरेडी आप जानते हैं बेटा। देयर शुड बी सिमल्टेनियस फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस, फिक्स्ड इशू है तो RHP, फिक्स्ड इशू है तो प्रोस्पेक्टस, और बुक बिल्डिंग है तो RHP। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड विद सेबी। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम is managed by merchant banker. Merchant banker should issue due diligence certificate that issue is in accordance with the provisions of this guideline. और जब इंस्टीट्यूशनल IPP प्रोग्राम के अंदर जब ये शेयर इशू हो, तो मर्चेंट बैंकर उस इशू को मैनेज करेगा और ये इंश्योर करेगा कि इस गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है IPP इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम करते वक्त। इस स्कीम के तहत शेयर्स अलॉटमेंट करते वक्त सेबी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलीजेंस फाइल करेगा। शाबाश बेटा। Institutional placement program is managed by merchant banker. Merchant banker should issue due diligence certificate that issue is in accordance with the provision of this guideline. ठीक है, मर्चेंट बैंकर सेबी के साथ ये सर्टिफिकेट, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट फाइल करेगा। तो 3 कंडीशंस हमने देखी। पहली कंडीशन में क्या देखा कि SR पास करना है। दूसरी कंडीशन में हमने ये देखा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस फाइल करना है ROC के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ और सेबी के साथ। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम मर्चेंट बैंकर मैनेज करेगा और ये एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट भी फाइल करेगा, जिसमें वो ये प्रूव करेगा कि उसने इन गाइडलाइंस को फॉलो किया है इस स्कीम के तहत शेयर्स अलॉटमेंट करने के लिए। फोर्थ कंडीशन हम देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल शैल बी डिस्प्लेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल शैल बी डिस्प्लेड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एग्रीगेट डिमांड भी शो करते रहेंगे ड्यूरिंग द इशू। नो पार्टली पेड अप सिक्योरिटी शैल बी ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम। पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफर नहीं करने हैं। इशूअर शैल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। इशूअर इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब आपको मैंने बताया था कि क्या होते हैं। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये होता है बेटा
कि दो स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा अगर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है तो सभी स्टॉक एक्सचेंज से आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल नहीं मिली फिर आप इशू नहीं कर पाएंगे। आप कंडीशंस को ध्यान से सुनेंगे बेटा। आइए, देयर शैल बी एटलीस्ट 10 अलॉटीज इन एवरी आईपीपी इशुएंस। मिनिमम कितने अलॉटीज होने चाहिए? आईपीपी इशू में मिनिमम कितने अलॉटी होने चाहिए? There shall be at least 10 allottees in the every IPP issue. No single investor shall receive allotment for more than 25% of the offer size. No, there shall be at least 10 allottees in every IPP issuance. No single investor shall receive allotment for more than 25% of the offer size. आप ध्यान रखना बेटा। प्राइस के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इशूअर शैल अनाउंस एन इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एटलीस्ट 1 day प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स में बी मेड ऑन अ प्राइस प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है, प्रोपोर्शनेट ऑन प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो बेटा दो ही तरीके से आपको पता है बेटा कि बुक बिल्डिंग के दौरान अगर बुक बिल्डिंग हो रही है तो प्राइस और प्राइस बैंड भी इशू किया जा सकता है या प्राइस प्रायोरिटी बेसिस पर भी शेयर दिए जा सकते हैं। इशूअर शैल अनाउंस एन इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एटलीस्ट 1 day प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में बी मेड ऑन द प्राइस प्रायोरिटी यानी प्रोपोर्शनेट ऑन द प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया विच हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन एडवांस इन द प्रोस्पेक्टस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड सब्सिक्वेंटली। तो प्राइसेस इस तरह से डिटरमाइन किए जाएंगे। आप ध्यान से दोनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। प्राइसेस के इन दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। पहले बेटा इशूअर शैल अनाउंस एन इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड। पहला कह रहा है कि इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड इशू या तो फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड या तो बेटा प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है या फिर बताया जाता है या फिर प्राइस प्रायोरिटी बेसिस पे। प्राइस प्रायोरिटी बेसिस क्या होती है? जो ज़्यादा बड़ी बिड लगाएगा उसे शेयर जल्दी पहले मिलेंगे और उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने प्राइस बैंड रखा 25 से 30 रुपए के बीच में आप बोली लगा सकते हैं। जिसने 29 रुपीज़ में बोली लगाई तो पहले उसे मिलेंगे, फिर 28 वाले को मिलेंगे, फिर 27 वाले को मिलेंगे और ऐसे ऐसे करते करते हम सारे शेयर्स अलॉट कर देंगे। जब हम शेयर्स की अलॉटमेंट इस तरह से करें तो इसे बोला जाता है प्राइस प्रायोरिटी अलॉटमेंट। शाबाश। आइए हम आगे बात करेंगे। एलोकेशन और अलॉटमेंट शुड बी ओवरसीन बाय द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर फाइनल अलॉटमेंट। और ये जो अलॉटमेंट होगी वो स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी में होगी। स्टॉक एक्सचेंज इसको देख सकता है बेटा। अलॉटमेंट और एलोकेशन, जितनी भी आप एलोकेशन कर रहे हैं या जो भी अलॉटमेंट आप कर रहे हैं, शुड बी ओवरसीन बाय द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर फाइनल अलॉटमेंट। फाइनल अलॉटमेंट से पहले एक बार स्टॉक एक्सचेंज को आप बता दोगे कि हमारा एलोकेशन अलॉटमेंट क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बेटा, आईपीपी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। Offer would be made only to qualified institutional buyers. There would be reservation of minimum 25% to mutual funds and insurance companies. तो कुछ restrictions हैं, उन restrictions को भी आपने follow करना है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा अपने बात को याद रखना है। If mutual fund and insurance companies do not subscribe to minimum subscription, allocation may be made to other qualified institutional buyers. और तीसरी चीज़ है allocation or allotment should be made to any qualified institutional buyer who is promoter or any person related to promoter of the issuer. Bid should be accepted only using ASBA facility only, ठीक है। ASBA facility के बारे में मैंने आपको बताया, application supported by blocked amount। ये मैंने पहले भी आपको ASBA facility के बारे में बताया। जिस बच्चे को ASBA के ऊपर डाउट है तो वो भी अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। Bids made by the applicants can't be revised downwards or withdrawn. The issue should be kept open for at least 1 day or maximum for 2 days. आगे के सेशन में सेबी रेगुलेशंस फॉर बोनस इशू हम करेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। और आज हमने ये सारे टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2-3 किए हैं और मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि आप इन सब के अच्छे से लर्न कर लेंगे इन सब को और अपने डाउट्स अच्छे से मुझसे क्लियर कर लेंगे। सेबी रेगुलेशंस गाइडलाइन फॉर बोनस इशू ऑफ शेयर्स 92 to 95 हम इसमें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ऑथराइज फॉर बोनस शेयर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोनस के शेयर इशू करने की परमिशन होनी चाहिए और ऐसी पावर अगर नहीं है
तो आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। बोनस शेयर का मतलब आप जानते होंगे, बोनस मतलब शेयर्स वो शेयर्स जो फ्री रिजर्व्स में से इशू किए जाते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स पे इशू किए जाते हैं विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, उन्हें हम बोनस शेयर कहते हैं। तो बोनस शेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा, कंपनी लॉ में भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, अकाउंट्स में भी आप ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो बोनस शेयर का मतलब वो शेयर्स जो फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाएं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसे कहते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर लेने के लिए आप ऑलरेडी शेयर होल्डर होने जरूरी है, क्योंकि बोनस तभी मिलता है जब ऑलरेडी आप हैं, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ऑथराइज्ड फॉर बोनस इशू, ये बात हमने समझ ली। अब दूसरी शर्त देखेंगे इसमें, एट द टाइम ऑफ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूअर शुड मेक रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट। इशूअर ने कन्वर्टेबल डेब्ट पहले लिया हुआ है और बोनस शेयर इशू कर रहा है, तो इशूअर को उन सब लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिन्हें कन्वर्जन के बाद शेयर्स मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो कन्वर्टेबल डेब्ट पोर्शन के लिए भी अगर बोनस इशू किए हैं, मान लीजिए इशूअर के पास, मान लो एक एजम्पशन ले रहे हैं, 100 शेयर हैं और 10 शेयर कन्वर्जन में इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है, तो 10 शेयर्स कन्वर्जन में और आएंगे। तो इशूअर ने जो बोनस शेयर ऑफर किया है, इशूअर ने कहा कि 2 शेयर्स पर 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो आपके 10 शेयर कन्वर्जन हो, यानी वो डेप्ट जब कन्वर्ट होगा तो 10 शेयर और आ जाएंगे, यानी 10 शेयर्स पर 5 शेयर और इशू करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट अगर पेंडिंग पड़े हैं, उनका कन्वर्जन पेंडिंग पड़ा है, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, उनके लिए भी, ठीक है, शेयर अलग से मेंटेन करने, इशू करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर्स सो रिजर्व्ड में बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, और जो इक्विटी शेयर्स जो इस तरह से आप रिजर्व करोगे, उन्हें कब इशू करोगे, जब आप कन्वर्जन, जब वो डेप्ट होल्डर कन्वर्जन का ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कन्वर्टेबल डेप्ट है, और जब मैं कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे पास 10 शेयर कंपनी के आ जाएंगे, और आज बोनस शेयर इशू हुआ है कि जिसके पास 2 शेयर हैं उसे 1 शेयर मिलेगा। तो मेरे पास कन्वर्जन के बाद कितने शेयर आ जाएंगे, मेरे पास कन्वर्जन के बाद 10 शेयर आ जाएंगे। तो 5 शेयर मुझे आज नहीं मिलेंगे, इशूअर मेरे लिए उन्हें सेट असाइड रख लेगा, अलग से रख लेगा, और जब मैं कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो इशूअर उन 5 शेयर्स को मुझे दे देगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स, थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं बेटा। इक्विटी शेयर्स सो रिजर्व्ड में बी इशूड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन of such convertible debt instruments on the same terms on which the bonus issue were made। और फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, बोनस इशू shall be made out of free reserves। और बोनस का सोर्स क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट मेन पॉइंट है बेटा इन गाइडलाइंस का। बोनस इशू shall be made out of free reserves built out of genuine profits और security premium allocated in cash only। रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में से, यानी जो रिजर्व आपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके क्रिएट किया है उसे कैपिटलाइज बोनस इशू करके नहीं किया जा सकता। डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेड, यानी आप बोनस इशू कर रहे हैं तो डिविडेंड को रिप्लेस नहीं करेगा, यानी दैट मीन्स डिविडेंड, बोनस इशू को हम डिविडेंड यहाँ नहीं मान रहे हैं। ये गाइडलाइंस कह रही हैं कि बोनस इशू इज नॉट डिविडेंड। बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी एग्जिस्टिंग आर मेड फुली पेड अप, यानी अगर आपके पास पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो पहले आपको उन्हें फुली पेड अप करना पड़ेगा बोनस इशू लेकर आने से पहले। शाबाश, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़नी है। आगे हम करेंगे, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ओन और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ओन। तो ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ा ही हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ तो आप डिफॉल्ट कर रहे हो डिपॉजिट्स में, आपने डिपॉजिट्स के सेक्शंस पढ़े होंगे कंपनी लॉ में, आपने प्रोविज़न देखे होंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कंपनी कई तरीके से लोन ले सकती है, कंपनी बैंकों से लोन ले सकती है, कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है, और कंपनी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो डिपॉजिट्स के रूल्स और सेक्शंस आपने कंपनी लॉ में पढ़े होंगे। तो ये कह रहा है कि अगर कंपनी ने उन डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है, ठीक है, एक तरफ तो डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है, एक तरफ आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो,
तो आपको ये चाहिए कि अगर आपने डिपॉजिट्स में डिफ़ॉल्ट किया है, या उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है, या डिबेंचर्स को रिडीम करने में डिफ़ॉल्ट किया है, तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको ये चाहिए कि बोनस शेयर इशू करने के बजाय आप उन डिफ़ॉल्ट्स को ठीक करिए। यानी जब तक आपके पास ये डिफ़ॉल्ट है, आप बोनस शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस एक्सेट्रा। अगर कंपनी ने स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब होता है कि जो पेमेंट आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है। जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में ग्रेचुटी पे करना आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम बोनस देना आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा, मिनिमम आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है। प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है। तो जो पेमेंट करना आपकी जो पेमेंट आपकी जो पेमेंट की करने की लाइबिलिटी कोई एक्ट बना रहा है, तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज। यानी आपको कोई पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट क्यों करनी है? वो पेमेंट करनी है क्योंकि कोई लॉ आपको करने के लिए कह रहा है। ऐसे दो तीन एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। दो तीन एग्जांपल क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है, जैसे पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड है, जैसे पेमेंट ऑफ बोनस है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट, इनको देने की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट लॉज कर रहे हैं। तो जिस पेमेंट की रिक्वायरमेंट कोई लॉ रख रहा है, तो उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। और अगर आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है, तो आप बोनस इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? हम डिफरेंट कंडीशंस देख रहे हैं बोनस इशू करने की। Company shall implement the proposal of bonus issue within 15 days from the approval of the board of directors, where shareholders' approval is required as per the articles for capitalization of the reserves. Bonus issue shall be implemented within 2 months from the date of the approval of the board of directors of the issuer in this regard. हमने बात ध्यान से सुनना है। Company shall implement the proposal of bonus issue within 15 days from the approval of the board of directors. लेकिन जहां पे आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट ये है कि वेयर शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एज पर द आर्टिकल्स फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, जहां आर्टिकल्स में लिखा है कि जब जब रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाएगा। रिजर्व्स को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? कि आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स है, और रिजर्व्स रखे हुए हैं। उन रिजर्व्स को आप बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, तो उन्हें पहले कैपिटलाइज करना होगा। नहीं तो बिना कैपिटलाइज करे आप उस रिजर्व्स को बिजनेस में यूज नहीं कर पाएंगे। जब जब आप रिजर्व्स को कैपिटलाइज करेंगे, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। रिजर्व्स को कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि रिजर्व्स को आप कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। जब जब आप रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो फिर वो टाइम 15 डेज नहीं रहेगा, उस टाइम को फिर बढ़ा के हम क्या रखेंगे? 2 मंथ्स रखेंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Decision of bonus issue can't be withdrawn after bonus issue is announced. बोनस इशू करने के बड़े फायदे मिलते हैं। बोनस इशू करने के बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? एक फायदा तो देखो बोनस इशू करने का ये है कि कंपनी मार्केट में बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर खुश होते हैं, कंपनी के बारे में पॉजिटिव माहौल बनता है, और सभी लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है जो बोनस शेयर इशू करे। ठीक है, तो कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमेज अच्छी बनती है, मार्केट में प्राइसेस की हेल्प मिलती, प्राइसेस इंक्रीमेंट करने में हेल्प मिलती है। स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? जब कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ आएंगी तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। जब कंपनी के बारे में या उस इंडस्ट्री के बारे में बुरी खबरें आएंगी तो शेयर्स के प्राइसेस गिरेंगे। तो ये अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट जब होंगी तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स को दो तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो उनको बोनस शेयर मिले, ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उनके भी रेट बढ़े, तो उनको दूसरा फ़ायदा हुआ। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है बेटा, आम भी खाए और जो गुठलियाँ बची उनके भी दाम मिल गए आपको, तो और क्या चाहिए आपको? तो बोनस शेयर इशू करने का शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, डायरेक्टली बेनिफिट क्या होता है कि उन्हें देखो फ्री में शेयर्स मिल गए, ये डायरेक्ट बेनिफिट है। और इनडायरेक्ट बेनिफिट उन्हें क्या होता है कि उनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये उसका बोनस इशू का इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने क्या पढ़ा? आज के इस सेशन में सबसे पहले मैंने आपके साथ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर ये क्वेश्चन डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने आपके साथ
QIP से भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में QIBs को शेयर्स अलॉट होते हैं, ये हमने सीखा। और इसके अंदर हमने क्या देखा, हु कैन इशू द सिक्योरिटीज, और कौन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग के बारे में सीखा। इसके बाद हमने इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर कम हो गई है, ठीक है, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग को मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट IPP हमने सीखा। इसकी कंडीशन सीखी हमने आज के सेशन में, प्राइसिंग सीखी है इसकी बेटा, और रिस्ट्रिक्शंस देखी। इन सब रिस्ट्रिक्शंस को आपने ध्यान से पढ़ना है। फिर हमने बोनस इशू देखा बेटा, बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू कहाँ से हो सकता है, आर्टिकल्स में अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और आपको अगर आपके पेंडिंग कन्वर्जन पड़े हैं, पेंडिंग कन्वर्जन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, तो आपको उनके लिए रिजर्वेशन भी करनी होती है, ये पॉइंट हमने देखा, ठीक है। और डिविडेंड, बोनस शेयर्स को डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ये पॉइंट भी हमने समझा इसमें। और भी ये कंडीशंस करी। अब इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो डिफरेंट एग्जाम्स के, डिफरेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स के, CA CS CMA के एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं आपके साथ सभी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, इन गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ें, और इनके ऊपर पहले ये इंश्योर करें कि क्या आपका कोई डाउट तो नहीं है। जब आपका डाउट नहीं होगा, अच्छे से लर्न कर लेंगे, सभी लॉजिक्स को अच्छे से समझ लेंगे, तो जाके फिर हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।